सो हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन के बारे में। सो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा कनेक्टिविटी बता देता हूँ, हमें इंडस्ट्रियल हाइजीन जानना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है एच एस अकेडमी, ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज। ओके, सो इसके अंदर मैंने आपको इनिशियली जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ 3 एस्पेक्ट कवर करने वाला हूँ। 3 एस्पेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाला हूँ। पहला है आपका EHS में भी जो सेफ्टी है 4 टाइप की मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोसेस सेफ्टी, फंक्शनल सेफ्टी, सिस्टम सेफ्टी एंड पर्सनल सेफ्टी, वो 4 कवर करूँगा। फायर प्रोटेक्शन के अंदर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करूँगा। साथ ही साथ IH मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, IH इंडस्ट्रियल हाइजीन, तो उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। IH मतलब होता क्या है, ऑलरेडी आई थिंक किसी ने नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा जो डिग्रीज बेसिकली परस्यू कर रहे हैं, उन लोगों की डिग्री में वन ऑफ द सब्जेक्ट है IH। सो बट जो डिप्लोमास परस्यू कर रहे हैं, 1 ईयर डिप्लोमास, 1.5 ईयर डिप्लोमास, उनके में भी नहीं होगा। सो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले और कैसे हम इसमें कैरियर बना सकते हैं। एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें हम एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसके जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर मैं वीडियो बना रहूँगा। साथ ही जो हमारी HSC सर्टिफिकेशन सीरीज़ है उसमें भी हम इससे इंक्लूड करने वाले हैं। इससे रिलेटेड टॉप सर्टिफिकेशन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन द नियर फ्यूचर। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, देन आप मेरे को इन पर्टिकुलर आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है फेसबुक, सेकंड लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम पे अगर आपको किसी भी हमारे, आप कह सकते हैं, लेक्चर की PDF चाहिए, देन इट विल बी अवेलेबल देयर ऑन डिमांड। अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है देन आप मेरे को इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इंडस्ट्रियल हाइजीन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल हाइजीन को हम ऑक्यूपेशनल हाइजीन भी कह लेते हैं अदर वर्ड्स में। ओके, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ब्रांच है सेफ्टी की, और आप कह सकते हैं आगे आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इंडिया में। अभी इतना ज़्यादा क्रेज़ में नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन यहाँ पे कर रखे हैं। इंडस्ट्रियल हाइजीन इज अ सेक्शन साइंस एंड आर्ट डेडिकेटेड टू द एंटिसिपेशन, रिकॉग्निशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लेस हैजर्ड्स दैट मे कॉज वर्कर इंजरीज और इलनेस। देखो, अभी यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे 4 वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं। पहला तो है एंटिसिपेशन, सेकंड है रिकॉग्निशन, थर्ड है इवैल्यूएशन एंड फोर्थ है कंट्रोल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्रियल हाइजीन किसी भी बुक में उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको 4 वर्ड की एक साइकिल मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। तो साइकिल को अभी हम समझेंगे आगे जाके, साइकिल बेसिकली क्या शो करती है। तो ये पॉइंट आपको ये डायरेक्टली बताता है कि जो ये हमारा इंडस्ट्रियल हाइजीन है एक तरीके से आर्ट है, एक कॉम्बिनेशन साइंस एंड आर्ट का, जिसमें कि हम 4 चीज़ें करते हैं जो कि है एंटिसिपेशन, रिकॉग्निशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ द हज़ार्ड दैट में कॉज वर्कर इंजरीज और इलनेस। अब ऐसे हज़ार्ड्स की जनरली यहाँ पे हम हेल्थ हज़ार्ड्स के बारे में देखते हैं, फिजिकल हज़ार्ड्स देखते हैं, और भी बहुत सारे हज़ार्ड्स हैं, साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारे वर्कर्स जो हैं उन्हें इलनेस कम से कम हो और प्रॉब्लम भी जो है उसे मिनिमाइज़ कर सकें हम। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन इंक्लूड्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज इन सेफ्टी, वेंटिलेशन, इल्यूमिनेशन, रेडिएशन, बायोलॉजिकल साइंसेज, नॉइज, इकोनॉमिक्स एंड थर्मल स्ट्रेसेस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर टॉपिक्स। अब देखिए, इंडस्ट्रियल हाइजीन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे आपको पता है सेफ्टी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कि आपको वेरियस थिंग्स पढ़नी पड़ती है। मैथमेटिक्स आपका है, साइंस है, आपको थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल भी पढ़ना पड़ता है कभी कभार। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल हाइजीन भी एक टोटली, आप कह सकते हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए, आपको यहाँ सेफ्टी का नॉलेज होना कंपलसरी है, वेंटिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इल्यूमिनेशन क्या होता है वो क्या पता होना चाहिए, रेडिएशन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजिकल साइंसेज, नॉइज़ क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स एंड थर्मल स्ट्रेसेस, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज इन सब का जो आप कह सकते हैं नॉलेज इंडस्ट्रियल हाइजीन में बहुत ही कंपलसरी है, बिकॉज हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस सब को कैरी आउट करेंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सब का नॉलेज हमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर जो चार्ट है। सबसे पहले देखिए, हमारा ये वर्ड आता है एंटिसिपेशन। तो एंटिसिपेशन मतलब हम जान लेते हैं एंटिसिपेशन मतलब होता क्या है। तो देखिए, कोई भी हमारा IH, अब IH मैं किसे कह रहा हूँ आगे मैं बता दूंगा आपको इसे। IH मतलब होता है इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। जैसे हम सेफ्टी प्रोफेशनल से हम सेफ्टी की स्टडी करके सेफ्टी प्रोफेशनल बनते हैं, इसी तरीके से जो इंडिविजुअल्स इंडस्ट्रियल हाइजीन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे जाके वो रिकॉग्नाइज होते हैं एज ए इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। ओके, सो इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट में बेसिकली 4 चीज़ें आनी चाहिए उन्हें। एंटिसिपेशन आना चाहिए, रिकॉग्निशन आना चाहिए, इवैल्यूएशन आना चाहिए और कंट्रोल आना चाहिए। सो एंटिसिपेशन मतलब मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। देखिए, एंटिसिपेशन मतलब ये होता है कि कोई भी IH है, आप इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट है, आपने उसको बताया कि मेरी ये वर्क प्लेस है, यहाँ पे ऐसी प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे ये काम होता है, इतनी मैन पावर है, ये केमिकल्स में यूज़ करता हूँ, तो उस पर इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज व्हाट दे हैव स्टडीड प्रीवियसली इन देयर पर्टिकुलर कोर्सेज, ताकि वो अपने जो हैज़र्ड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई
प्रिडिक्शन कर सकें उन हैज़र्ड्स का कि वहाँ पे क्या क्या किस टाइप के हैज़र्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, ये उसमें क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए। सेकंड पे हम आते हैं रिकॉग्निशन। ओके, जब वो वहाँ प्रैक्टिकल अपनी साइट पे जाए, जो भी आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे जाए, तो वो हैज़र्ड्स को ईजिली रिकॉग्नाइज कर ले वहाँ से देखते ही, अगर ये प्रोसेस है, इसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो इससे क्या हैज़र्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे आप वुड का आपका बिजनेस है, ठीक है, आप वुड फर्नीचर बनाते हो, वहीं पे आपकी वुड की जो डस्ट है वो आती है, तो उससे क्या क्या हैज़र्ड्स हैं आपको पता है। लंग कैंसर के हैज़र्ड्स हैं, मेसोथेलियोमा के हैज़र्ड्स हैं। ओके, तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी हैज़र्ड्स हैं, तो उसे उन सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए प्रॉपरली। जैसे आपका सिलिका है, सिलिका से क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, सिलिकॉसिस हैज़र्ड है, लंग कैंसर का हैज़र्ड है, तो इस तरीके से उसको नॉलेज होना चाहिए किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट या केमिकल से क्या हैज़र्ड्स हैं। थर्ड आपका आता है इवैल्यूएशन, तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल हाइजीन का। अब इवैल्यूएशन में हम करते क्या जनरली, मैं आपको इसे ब्रॉडली बता देता हूँ। आगे मैंने इसमें स्लाइड्स में कुछ पिक्चर्स भी इंक्लूड कर रखी हैं, जिससे कि आपको एक बेटर स्टैंडिंग मिल जाएगी इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन मतलब देखिए, आपकी वो जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे बहुत सारे वो टेस्ट करेगा। इंडस्ट्रियल हाइजीन में टेस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक ओपनली बोल देता हूँ, इंडस्ट्रियल हाइजीन में टेस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, वेरियस चीज़ों के टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के। अगर हम सेफ्टी की स्टडी करते हैं, वहाँ पे भी कुछ सेक्शन हमारा IH का रहता है। अगर आप CSP में जाएँ, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल का जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मैंने इन डेप्थ एनालिसिस दे रखा है एग्जामिनेशन का। तो वहाँ पर भी आपका एक सेक्शन है इंडस्ट्रियल हाइजीन, उसमें भी उन लोगों ने वेरियस कैटेगरीज बांट रखी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मीन्स टेस्टिंग वगैरह रहती है, एस्पेक्ट की नॉलेज आपको रहनी चाहिए। तो इवैल्यूएशन मतलब आपके बहुत सारे टेस्ट वो कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके वर्क प्लेस में डस्ट बहुत ज़्यादा है, ओके, आपका डस्टी बिजनेस है, तो डस्ट को वो इवैल्यूएट करेंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स वो लेके आएंगे, आप पे लगाएंगे, आपकी जो बॉडी है वहाँ पे, तो आपका पर्सनल एक्सपोजर कितना होता है, आपका TWA निकालना हो गया। उसके बाद अगर वो OEL, आपकी जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट होती है, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट होती है, उससे नीचे है कि नहीं है। अगर नहीं है देन वो फोर्थ जो आपका ये ऑप्शन है कंट्रोल वाला, इस पर वो जाने वाले हैं। ओके, सो ये सब उनके काम में आता है। ये नॉइज़ भी हो गया, नॉइज़ की भी वो इवैल्यूएशन करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे कितना है, अगर वो ज़्यादा है उसे कंट्रोल करेंगे, कम है देन ओके थम्स अप। सो ये सब उनका जनरली काम में आ जाता है। ओके, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करी साइकिल, एंटिसिपेशन, रिकॉग्निशन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल की साइकिल। अगर इस पर्टिकुलर साइकिल में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नो इश्यूज़ अबाउट दैट। आगे कुछ और पॉइंट्स मैंने इंक्लूड यहाँ पे कर रखे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा, दीज हैज़र्ड्स और स्ट्रेसेस आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। अब देखिए, जो हैज़र्ड्स हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, okay, so these hazards can be classified as biological, chemical, physical, ergonomics and psychological. Okay, so I'll be explaining you what are the hazards, these type of hazards. So biological hazards, first of all we will discuss about biological hazards. So see, biological hazards can be anything. For example, अगर आपका कंस्ट्रक्शन में किधर काम चल रहा है, okay, there may be some snakes, there may be some insects, okay, which are dangerous to you. If they cut you, they will release that poison in your body, so it becomes a hazard. Okay, there may be some snakes, some deadly, you can say viruses will be present there because of their geographic conditions and all. So these are also the hazards. Now chemical hazards, these are the one of the broad category of hazards which are present in the workplace. तो chemical hazards सभी को पता है, हर जगह present है। ओके, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम सेफ्टी की जब स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि केमिकल को प्रॉपरली स्टोर कर लो आप। ओके, अगर आप कुछ हैंडल कर रहे हो तो वो दे दो, अपना क्या कहते हैं रेस्पिरेटर आप दे दो। तो इंडस्ट्रियल हाइजीन में हम इस चीज़ को कुछ ज़्यादा इन डेप्थ में ले लेते हैं। अब देखिए, आपने रेस्पिरेटर तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन आपको पता नहीं कि वर्कर एक्सपोज कितना कर रहा है केमिकल को ट्रांसफ़र करते हुए। ओके, सो उसी एक्सपोजर को ये लोग निकालते हैं। अगर आपकी वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप एस्बेस्टोस का मटेरियल है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एयर में, ओके, वो OL से ज़्यादा है या कम है, तो उसको एवेल्यूएट वो लोग करते हैं। ओके, आपका गैसेस हैं, कोई भी गैसेस का परसेंटेज कितना है वहाँ पे, लाइट है तो लाइट का परसेंटेज कितना है, इज़ इट ओके और मोर अबव देन द लिमिट्स विच आर स्पेसिफाइड द अथॉरिटीज़। ओके, नॉइज़ है कितना है, आपको अगर ईयर मफ या फिर ईयर प्लग इशू करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। ओके, NRR निकालना, नॉइज़ रिडक्शन रेटिंग, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इवैल्यूएट करे जाते हैं। तो ये जब जो भी फैक्टर्स हैं इनको निकालने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना था, जिनका इन डेप्थ नॉलेज रहता है हमारे इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट को। ओके, सो ये सब कैलकुलेशंस वगैरह ये लोग परफॉर्म करते हैं। थर्ड आता है आपका फिजिकल हैज़र्ड, जो कि मैंने बताया, मशीन रिलेटेड हैज़र्ड्स और भी अदर हैज़र्ड्स होते हैं फिजिकल हैज़र्ड्स। एर्गोनॉमिक्स हैज़र्ड्स, ये वन ऑफ द आप कह सकते हैं सब डोमेन एरिया है। यहाँ पे भी स्पेशलिस्ट होते हैं इन लोगों के, जो हम कहते हैं एर्गोनॉमिस्ट। ओके, सो वर्क प्लेस को डिज़ाइन करना, ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क से कैसे इंटरेक्ट करेगी, उस पर क्या क्या प्रेशर्स आएंगे, तो उसके लिए भी सेपरेट हमारे पास रहते हैं इंडिविजुअल्स। लेकिन
ड्यू टू कॉस्ट हमें आपको पता है कि कम से कम कॉस्ट करना है, तो इस वजह से हम इंडिविजुअल जो हमारे इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट हैं उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों पे नॉलेज है एर्गोनॉमिक्स का भी। सो वर्क प्लेस को प्रॉपरली डिज़ाइन करना ताकि कम से कम स्ट्रेस पड़े यहाँ पे हमारे जो भी मतलब वर्कर्स हैं उन पे। उसका साइकोलॉजिकल मतलब ट्रेनिंग्स देना वर्कर्स को, ताकि जो बुलिंग है, हैरेसमेंट है, वो मिनिमाइज़ करा जा सके और साइकोलॉजिकली कोई प्रेशर ना रहे हमारी मैन पावर पे। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, फॉर केमिकल्स द हैजर्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय डोज रिस्पॉन्स प्रोफाइल मस्ट बी ऑफ्टन ऑन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ और मॉडल्स। ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट वर्क क्लोजली विद टॉक्सिकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर लेता हूँ। जो केमिकल सेफ्टी का एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल हाइजीन के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ओके, यहाँ पे आप सिंपली केमिकल के बारे में पढ़ते नहीं, आप प्रिकॉशन नहीं पड़ेंगे यहाँ पे इतने ज़्यादा कि मतलब केमिकल ऐसे स्टोर कर दो, वैसे रख दो। तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल आ जाता है। आप यहाँ पे डेवलप करेंगे डोज रिस्पॉन्स कर्व। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को इतना केमिकल का डोज दे रहे हो तो उसमें क्या रिस्पॉन्स आएगा। ओके, आपने पढ़ा होगा एक्यूट इफेक्ट्स एंड क्रोनिक इफेक्ट्स, तो उसकी इन डेप्थ स्टडी आप यहाँ पे करोगे। आप टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी यहाँ पे करोगे। ओके, सो ये सब स्टडी आप यहाँ पे करोगे और बहुत ही क्लोजली आप वर्क करोगे। टॉक्सिकोलॉजिस्ट हमारे जो होते हैं, जो बेसिकली पॉइजन्स की स्टडी करते हैं, ओके, सो उनके साथ भी आप बहुत क्लोजली वर्क करोगे अगर एज अ इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट आप अपॉइंट किए जाते हो किसी इंडस्ट्री में। ओके, सो टॉक्सिकोलॉजी में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन। तो इस पर हम आगे कवर करेंगे, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस पर आगे जाके, टॉक्सिकोलॉजी होता क्या है और इसमें हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी में। थर्ड पॉइंट पे हम तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन आपको दिखाना चाहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल हैजर्ड्स जो हैं उनमें स्पेशलिस्ट रहते हैं, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग इन हैजर्ड्स पे वो डेवलप हो सके, ताकि आपको इन द फ्यूचर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको ये बताना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, इसमें बताते हैं डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स टाइप ऑफ जॉब हाइजीनिस्ट विल अप्लाई देयर एक्सपोजर साइंस एक्सपर्टीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड और कम्युनिटीज़। अब देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, सभी में डिफरेंट हैजर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस हैं, उनमें डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए डिफरेंट इफेक्ट्स हैं और डिफरेंट पीपीज़ हैं। तो इन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमारे इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट हैं वो डिफरेंट लोगों के साथ काम कर सकते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ, टॉक्सिकोलॉजिस्ट के साथ वो लोग काम कर सकते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। आगे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट मतलब क्या होता है। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, लेकिन इसका मीन्स क्या होता है। थोड़ा सा मैं आज आपको इस पर इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट होता क्या है और इसमें एक टॉप सर्टिफिकेशन जो है, लाइक आप जानते हैं कि CSP क्या होता है, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, एंड CFPS सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। CFPS फायर प्रोटेक्शन के अंदर नंबर 1 है, CSP सेफ्टी के अंदर नंबर 1 है। इसी तरीके से IH के नंबर IH जो हमारा डोमेन है इंडस्ट्रियल हाइजीन, जो हमारे इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट जो ब्रदर्स रहते हैं वो लोग के लिए टॉप सर्टिफिकेशन जो है वो है हमारा CIH। ओके, इट इज़ टोटली इक्विवेलेंट टू CSP एज वेल एज CFPS। सो CIH का मतलब होता है सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्टिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इसमें रहती है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है इसका। दिया जाता है आपको ये ABIH की तरफ से, अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन। तो इसे किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड ऑल सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट होता क्या है। Okay, so today an industrial hygienist is a person trained and educated in physics, biology, chemistry and safety engineering or environmental sciences, and in addition with a CIS certification is someone with requisite education who has applied to ABIH, who has successfully completed the examination। इन्होंने सिंपली बता रखा है एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि ट्रेंड है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी एक डोमेन में हो सकता है। ओके, साथ ही साथ जिस पे एक CIH का सर्टिफिकेशन है, अब ज़रूरी नहीं है CIH का होना ही चाहिए। अगर आप इंडिया में आएंगे तो CIH का फिर अगेन वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से अमेरिकन सर्टिफिकेशन है। ओके, तो एक डिग्री हो इंडस्ट्रियल हाइजीन में हो सकती है या फिर किसी भी साइंसेस में हो सकती है, जो कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं रिलेट करता हो इंडस्ट्रियल हाइजीन के डोमेन से। ओके, तो उस बंदे को हम कह सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट है जो इंडस्ट्रियल हाइजीन के पोस्ट पे भी काम कर रहा हो। अब ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स करे हुए बंदे को बोल देंगे इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट है, उसका कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। सो अपॉर्चुनिटीज़, नंबर ऑफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए, अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट कंटिन्यूड, यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने ऐड कर रखा था। इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट वाइल कंसर्न with physical safety focuses on the prevention of workers illness caused by the workplace exposures to on various chemical substances and elements। तो देखिए, एक नीचे इमेज बहुत अच्छी लगा रखी है मैंने। तो ये इस पॉइंट में बताना चाहते हैं कि एक इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कॉन्सेंट्रेट करता है वर्कर्स पे और उनके एक्सपोजर्स, जो आपके वर्क प्लेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर्स वो ले रहे हैं, हो रहे हैं उन्हें
बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सब्सटेंसेज एंड एलिमेंट्स, उनके इफेक्ट्स क्या होंगे उन्हें कंट्रोल करता है, उनके एडवर्स इफेक्ट कंट्रोल करता है। ओके, सो ये बेसिकली एक होता है इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए मैं आपको कुछ इमेजेस के थ्रू समझाने वाला हूँ इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या क्या जॉब परफॉर्म करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए वर्क प्लेस पर आपकी मशीनरी बहुत सारी अवेलेबल है, ये एग्जांपल्स हैं सिर्फ, आगे जाके वीडियोस आएंगी उन पर मैं रियल जो प्रैक्टिकल कंट्रोल मेजर्स हैं उन पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके CSP एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा में भी पूछे जाने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉलाज बना रखा है। जनरली मैंने यहाँ पे 4 इमेज इंक्लूड कर रखी हैं, जो कि आपकी कह सकते हैं आप डेसिबल टेस्टिंग कह सकते हैं या फिर डेसिबल मेजरिंग। आपकी नॉइज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपको पता है वर्क प्लेस पर नॉइज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपको जैसा पता है कि हमें नॉइज़ अगर है तो हमें PP यहाँ प्रोवाइड करने हैं, ईयर मफ्स दे दें, हम ईयर प्लग्स दे दें। लेकिन जब आप एज ए IH वर्क करते हैं, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट वर्क करते हैं, तो सिंपली आप इन्हें नहीं दे सकते। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है कि आप यहाँ पे असेसमेंट कैरी आउट करें, बहुत सारे वर्क प्लेस एक्सपोजर असेसमेंट कैरी आउट करें। ओके, अब इन एक्सपोजर असेसमेंट में जनरली रहता क्या है, इन असेसमेंट में आपको क्या करना पड़ता है कि जो आप ये नहीं कह सकते सिंपली नॉइज़ है, आपने डेसिबल मीटर लिया, नाप लिया सिंपली कि भाई नॉइज़ है, हम यहाँ पे PP दे रहे हैं। ओके, तो आपको एक्जैक्टली यहाँ पे बताना पड़ता है कि कितना % नॉइज़ है और कैसे नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे आप उसे मेजर कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट इमेज में आपको दिखा सकता हूँ, ये वाली इमेज। ठीक है, इसमें देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये डोसीमेट्री यूनिट है। डोसीमेट्री मीन्स ये स्मॉल यूनिट है जो कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके क्लॉथ्स पे यहाँ पे इंस्टॉल करी जाती है। उसके बाद क्या है कि जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं अपने नॉर्मल वर्क को परफॉर्म करते रहते हैं। परफॉर्म करने के साथ साथ जितने वो मतलब आप कह सकते हैं नॉइज़ से एक्सपोज हो रहे हैं, ओके, वो सारा ये कैप्चर कर लेती है। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द completion of their work, after a 8 hours of period you can say, they will take that meter out and evaluate what is the TWA for that। एक 8 hours की शिफ्ट में कितना उन्हें एक्सपोज हुआ पर्टिकुलर नॉइज़ से। ओके, और अगर ये OEL ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट या फिर TWA जो है वो अंडर कंट्रोल है, दैट्स ओके, अदरवाइज नो इशूज़। अगर वो नहीं है देन हम कौन से कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहती है। ये देखिए ये एक डेसिबल मीटर नहीं है, जनरली एक मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन कह सकते हैं, मल्टी गैस डिटेक्टर कह सकते हैं, जो आपको वेरियस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बता रहा है। ओके, थर्ड पे यहाँ पे देखिए ये जो मीटर इन्होंने सर ने पकड़ रखा है ये आपका डेसिबल मीटर। ओके, यहाँ पे आपका एक प्रोब टाइप का लगा रहता है जो कि हम यूज़ करते हैं उसके लिए। थर्ड है आपका एक गैस सैम्पलर, ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली जो भी आप काम करते हैं उसको पैसिव सैम्पलर है, एक तरीके से उसे कैच कर लेता है। एंड उसके बाद हम पता लगाते हैं कि कितना उसमें कैच कराया, क्या क्या सब्सटेंस कैच कराया, उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन था, वो सब हम इसमें पता करते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लक्स मीटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। लक्स मीटर बेसिकली होता क्या है, लक्स मीटर को देख लेते हैं थोड़ा। लक्स मीटर जनरली होता क्या है, देखिए ये अब एक कैरी आउट कर रहे हैं लक्स मीटर असेसमेंट या फिर इल्यूमिनेशन असेसमेंट। अब इसके अंदर होता क्या है, ये मीटर इसमें हम यूज़ करते हैं जिसको कि हम कहते हैं लक्स मीटर। इस पर बेसिकली ये कैप लगा रहता है जिसको आपको रिमूव करना रहता है। उसके बाद जो भी आपका लाइट है वो इस पर फॉल होता है और ये आपको बता दें कितना लक्स है ये। अब इसकी गाइडलाइंस के लिए वेरियस कंट्रीज़ पे आप जाएंगे, वहाँ पर डिफरेंट गाइडलाइंस होंगी। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि कॉरिडोर में कितना लाइट होना चाहिए, स्टेयरकेस पे कितना होना चाहिए, या फिर नॉर्मल रैंप पेज में कितना होना चाहिए। तो ये भी वन ऑफ द इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट ड्यूटीज़ हैं जो ये परफॉर्म करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइस पे अदरवाइज़ हमारा ज़्यादा लोड होगा, आइस पे स्ट्रेन आ सकता है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम ये असेसमेंट कैरी आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए यहाँ पे मैंने एक और लगा रखा है, ये आपको बेसिकली क्या जनरली बताएगा आपको। देखिए ये आप देख रहे हैं और ये है यहाँ पे एक तरीके से सैम्पलर। अब ये क्या करेगा, ये हमने वर्कर्स पे अटैच कर रखा है क्योंकि ये अपने वर्क के दौरान वर्क प्लेस में डिफरेंट प्लेसेस पे मूव होते रहते हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रहती है केमिकल की, डिफरेंट आप कह सकते हैं मात्रा रहती है। तो उसे ये कलेक्ट करेगा एक दिन में या फिर 8 आवर्स की शिफ्ट में बंदे पे कितना एक्सपोज करा किसी केमिकल को, तो इन द लास्ट हम उसे एवेल्यूएट करेंगे। और साथ ही इन सर के पास भी ये कुछ स्मॉल्डरिंग वगैरह का वर्क कर रहे हैं जिससे कि फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। अब ये तो है जनरेशन जोन आपका जहाँ पे जनरेट हो रहे हैं फ्यूम्स वगैरह। ओके, ये है सर का ब्रीथिंग जोन। तो सर कितना ब्रीथ कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे आप एक पाइप देख रहे हैं, ये पाइप सर का जो कॉलर है यहाँ पे अटैच होगा, तो कितना ये मतलब एक्सपोज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर फ्यूम से। तो इन द लास्ट वी कैन एवेल्यूएट दैट ऑल्सो। यहाँ पे अगेन एक इमेज मैंने फॉर्म, देखिए ये आपका मीटर है, सॉरी ये आपका मीटर है बेसिकली, ये मीटर है आपका। ओके, ये आपका सैम्पलर है जो कि आपकी जो जितना भी केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है उसको कलेक्ट करेगा। इन द लास्ट आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज इन द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस प्रोसीजर्स। इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ें हम इंडिविजुअली सेलेक्ट करेंगे। ओके, एयर सैम्पलिंग कैसे करी जाती है, नॉइस असेसमेंट कैसे करे जाते हैं, वेंटिलेशन हमें चेक करना है तो वो किस तरीके से चेक होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं।
तो वो सब हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए। कोई डाउट एंड रिकमेंडेशन अगर आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं, नो इश्यूज़ अबाउट दैट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।